नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुरैना स्टेशन रोड थाना पुलिस ने अवैध रूप से ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। मुरैना की स्टेशन रोड थाना पुलिस और एक और थाना पुलिस द्वारा अवैध रूप से ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जब्त की गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। यह बता दें कि लगातार पुलिस अधीक्षक मुरैना के नेतृत्व में अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है और उसी का नतीजा था कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को भी पकड़ा है। साथ ही इनके पास से वाहन से अवैध शराब की कई पेटियां जब्त की हैं। इस मामले में अब पुलिस इन लोगों से पूछताछ में भी जुटी हुई है कि यह शराब कहां से लाई थी और कहां ले जाई जा रही थी। देखिए मुरैना से हमारे संवाददाता की खबर। कार्रवाई हुई है और कार्रवाई कैसी हुई है? कल हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेश मिश्रा जी हैं जो मेरे साथ हैं। इनको एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि एक लोडिंग गाड़ी में अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इनकी सूचना से जब मुझे को अवगत कराया गया तो हमने एक टीम गठित करके जिस प्रकार से मुखबिर सूचना ने हमको बताया था कि मिलिया तिराहे से वो निकलने वाली है, तो वहाँ पर घेराबंदी की गई और थाना वाहन का भी उपयोग इसमें किया गया लोडिंग को रोकने के लिए। और उसको पकड़ा गया। जब मौके पर उसको पकड़ा गया तो गाड़ी के अंदर 3 आरोपी हमको मिले हैं और 76 पेटी अंग्रेजी शराब जो हरियाणा निर्मित है पकड़ी गई है। लगभग 10 लाख रुपए की शराब की कीमत है और लगभग 4-5 लाख रुपए वाहन की कीमत है। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का जो प्रोत्साहन है ये सबसे सर्वोपरि है और एडिशनल एसपी साहब के द्वारा लगातार इस और कार्य करने के लिए मार्गदर्शन हमको दिया जा रहा था। उसके प्रेरणा स्वरूप हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये स्थानीय रूप से अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है 3 टुकड़ों में ये शराब आती है और बड़े कंटेनर में ये आगरा उतरती है। आगरा से उससे छोटे कंटेनर्स में जाती है और उसके बाद धौलपुर आकर छोटी छोटी खेपों में ये वितरित होती है। जिस प्रकार का जिसका पेमेंट होता है उस हिसाब से उसको दीगर ज़िले की गाड़ियों में या दीगर राज्य की गाड़ियों में रखकर उसको ऊपर से कैमोफ्लाइज करके ईंट पत्थर भर के या लकड़ी भर के, जैसा कि हमको इसमें लकड़ी भरी हुई पाइपिंग थी ऊपर, उसमें हमने इसको पकड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधित गतिविधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में राजस्व व इटावा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप कारित करते समर्पित अर्जित करने वाले माफी 50,000 रुपए के इनामी वांछित साथी अभियुक्त की 6 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। इटावा के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली द्वारा गिरोह बनाकर फर्जी तरीके से समाज विरोधी कार्य कर धन एवं संपत्ति अर्जित करने वाले अभियुक्त अनीस उर्फ पाशु के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली पर यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग। ये जो भीड़ लगा रहे हैं अनावश्यक रूप से यहाँ खड़े हैं, जिनका कोई यहाँ पे सरोकार नहीं है, वो कृपया अपने अपने कामों पर लौट जाएं। यहाँ कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। जितनी भी यहाँ दुकानें हैं, जिनकी भी दुकानें हैं वो यहाँ खाली कर दें और इस संपत्ति को सील किया जा रहा है। अतः सभी जितने भी भीड़ लगा रहे हैं सभी यहाँ से खाली कर दें। आ रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? ये अनीस पाशु एक अपराधी है जिसके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें डीएम मैम द्वारा 14(1) के अंतर्गत उसकी संपत्ति को सीज करने का आदेश मिला है, जिसके तहत कार्रवाई की जाए। क्या क्या मतलब क्या इसके ये जो मार्केट है को और इनके जो भी किराए पे दी गई दुकानें थी, सभी जो भी अपराध जगत से अर्जित की गई संपत्ति थी उनको सीज किया जा रहा है। चर्चित माफिया अनीस उर्फ पाशु, जिसके खिलाफ 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उसकी प्रशासन द्वारा 6 करोड़ से ज़्यादा की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को आज कुर्क किया गया है। वर्तमान में उसके खिलाफ 50,000 रुपये का रिवॉर्ड 2-3 मुकदमों में चल रहा है। वह फ़रार अभी चल रहा है
और पूर्व में भी कई सालों पूर्व उसको 4 साल की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो चुकी थी, जिनकी फ़ाइल कतिपय कारणों से कोर्ट से गायब हो गई, जिस वजह से उसको सज़ा नहीं मिल पाई थी। उसको भी हम जुडिशरी से फॉलोअप कर रहे हैं। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की जा रही है और ये इनामी अपराधी है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई, जो भी उचित कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जाएगी। ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के हर वर्ग के लिए कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय कला और कलाकारों को भी एक बेहतर मंच प्रदान करना भी स्मार्ट सिटी के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसी उद्देश्य को लेकर ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा मोती महल स्थित रीजनल आर्ट एवं क्राफ्ट सेंटर को अब नए सिरे से संवारा जा रहा है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के हर वर्ग के लिए कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। क्षेत्रीय कला और कलाकारों को भी एक बेहतर मंच प्रदान कराना भी स्मार्ट सिटी के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसी उद्देश्य को लेकर ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा मोती महल स्थित रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर को अब नए सिरे से संवारा जा रहा है। यहाँ शिल्पकार देश की महान हस्तियों की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। लॉकडाउन और अनलॉक के दौर में शिल्पियों ने जो प्रतिमाएं तैयार की थी उनको प्रतिष्ठित करने का काम शुरू हो गया है। साथ ही परिसर में नई अत्याधुनिक मशीनों के स्थापन के साथ ही इस पूरे परिसर का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। स्टार्ट। मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। पत्थर शिल्प का मैं शिल्पी हूँ। मुझे भारत सरकार की तरफ से नेशनल राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है यहाँ, और मैं इस परिसर में करीबन यहाँ 150 से 200 शिल्पियों को यहाँ जो ट्रेनिंग में भाग लिया है उन लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। और इसमें खास बात ये रही है इस परिसर की जो अचीवमेंट है, जिसमें करीबन 7 से 8 ऐसे अवार्ड हैं जिनको राज्य स्तर पे पुरस्कृत किया गया है। और आज वो अपनी उस पेंसिल जो भारत सरकार की तरफ से मिल रही है, जिनकी एज हो गई है, वो अपना जीवन इस कला के साथ मतलब अच्छी तरह से वो बिता पा रहे हैं। और इस परिसर की खासियत ये है कि इसमें अब जो चीज़ें पहले इतनी उपलब्ध नहीं थी शिल्पियों के लिए, एक अच्छा मंच, और आप देख रहे हैं जैसा डिस्प्ले बनाया गया है यहाँ पे, कलाकार अपनी कलाकृति को अच्छी तरह वो डिस्प्ले करे, ये भी यहाँ। और आप ये मशीनों को देख रहे हैं कि जो मशीनें जो इन पर रिपेयरिंग हो रही है, अब ये मशीनों को स्मार्ट सिटी द्वारा इसको पूरा संचालित किया जा रहा है ताकि शिल्पियों का जो काम है और आसान हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि इससे जब आसान हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट में रेट में भी काफ़ी कमी आई तो हमारा सेल ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके माध्यम से मैं यहाँ जो शिल्पी जो काम कर रहे हैं, करीबन 8 से 10 शिल्पी काम करते हैं अभी, और वर्तमान में इन शिल्पियों से आगे हम शिल्पी इसमें जोड़ पाएँ, इसकी मेन हमारी भी यही इच्छा है कि और ज़्यादा कलाकार आएँ। और ये स्मार्ट सिटी इतना अच्छा काम कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आके अपना काम करें और इस परिसर का पूरा उपयोग लें। और जो है कि एक सुंदर जगह बना दी गई है आज, ऐसा कलाकारों को, मतलब कलाकारों को लोग कहते हैं कि कलाकार कहाँ हैं, पर आज स्मार्ट सिटी से जाके पूछो कलाकारों को क्या मंच दिया है कल, जो पत्थर शिल्प और लकड़ी शिल्प के लिए ये बहुत अच्छा काम किया है। और मैं स्मार्ट सिटी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और अपने सारे शिल्पी जो गण हैं हमारे, उनकी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ स्मार्ट सिटी को। भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने आज जैन समाज के साथ भोपाल के कोतवाली थाने पहुंचकर जैन संतों के खिलाफ आपत्तिजनक व मनगढ़ंत पोस्ट लिखने वाले योगेश चंद और उनके अन्य साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शर्मा ने कहा कि योगेश चंद और उनके साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। पीके अलीगंज का रहने वाला योगेश चंद और उसके साथी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जैन संतों का मजाक उड़ाते रहे हैं। इससे जैन समाज में तीखा रोष देखा जा रहा है। आलोक शर्मा को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज केवल जैन समाज के नहीं, जन जन के संत हैं, इसलिए इस मुद्दे पर वे स्वयं अपनी ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। शाम को 6 बजे जैन समाज के सैकड़ों लोगों के साथ थाने पहुंचकर आलोक शर्मा ने योगेश चंद जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि योगेश चंद को तत्काल गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए। शिकायत दर्ज कराने के बाद आलोक शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगेश चंद और उसके साथियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर हम जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। आलोक शर्मा ने कहा कि योगेश चंद और उसके साथियों को कठोर सजा दिलाने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। आलोक शर्मा के थाने जाने वालों में जैन समाज के अध्यक्ष प्रमोद जैन हिमांशु, मनोहर लाल टोंगिया, नरेंद्र जैन वंदना, प्रमोद चौधरी, पंकज सुपारी, मनोज जैन बागा, इंजीनियर पंकज जैन, रविंद्र जैन पत्रकार, पवन सुपर, नेमीचंद जैन नेहरू नगर, राजन टीआई, आलोक पंचरत्न, अमित टड़ैया, चंद्र कुमार जैन,
आज राजेंद्र अम्पाली, सुबोध जैन, राजेश फोटोग्राफर आदि शामिल थे। सागर जी महाराज पर टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूज्य गुरुवर का अपमान करना बंद। वास्तव में सबके गुरु हैं, केवल जैन समाज के ही संत नहीं है, वे राष्ट्रीय संत की उपाधि उनको मिली हुई है। पूज्य गुरुवर तो ऐसे संत हैं, मैंने देश और दुनिया में कई संत देखे हैं, पर पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसा संत मैंने नहीं देखा है। क्योंकि वे पूज्य गुरुवर, मुझे तो लगता है वे ऐसे जादूगर हैं कि जो भी उनके पास आता है उनका ही होकर रह जाता है। और आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जिस प्रकार से, क्या नाम है, इसको काट के कर लेना है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, अलीगंज में योगेश चंद जैन ने जिस प्रकार से पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी की है, वास्तव में संपूर्ण जैन समाज का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं शहर का महापौर रहा हूँ, पूर्व महापौर आलोक शर्मा के नाते मैंने आज भोपाल के कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है कि ऐसे अपराधियों को तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों के ऊपर NSA की कार्रवाई होना चाहिए और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके उनका स्थान जेल में होना चाहिए, तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाना चाहिए और उनका स्थान जेल में होना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थ में हो रहे बेतहाशा वृद्धि से आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के अनुषंगिक संगठन NSUI ने स्थानीय गोले का मंदिर चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला जलाया। NSUI का आरोप है कि आम आदमी इन दिनों वैसे ही परेशान है। कोरोना संक्रमण काल में उसकी माली हालत खराब हो चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों में अब तक की सबसे ज़्यादा वृद्धि की है। इससे आम आदमी, खासकर गरीब तबका और निम्न मध्यम वर्गीय आदमी परेशान है। NSUI का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पेट्रोलियम पदार्थों के रेट अलग हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम पदार्थों पर लग रही है। 2014 में यह 9 रुपये थी, जो अब बढ़कर 32 रुपये हो चुकी है। NSUI का यह भी कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि का असर सीधा आम लोगों की जेब पर पड़ता है। इससे महंगाई बढ़ती है। मौजूदा दौर में सब्जियों से लेकर हर दिन उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं महंगी हो चुकी हैं। यदि केंद्र सरकार ने जल्दी ही पेट्रोलियम पदार्थों पर मूल्य वृद्धि वापस नहीं ली तो आंदोलन को NSUI और ज़्यादा उग्र करेगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। NSUI जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद, 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 NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंश माहेश्वरी साइंस कॉलेज अध्यक्ष NSUI। बताइए किसका पुतला जल दिया है? हमने ये क्या नाम है, केंद्र सरकार लगातार दिन पर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती जा रही है। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, उस टाइम जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो लगती थी 9 रुपये 48 पैसे डीजल पे और 3 रुपये कुछ पैसे डीजल पे और 9 रुपये 48 पैसे पेट्रोल पे, जो कि आज बढ़ा के 32 रुपये कर दी गई है पेट्रोल पे और 31 रुपये कर दी गई है डीजल पे। और जो सबसे महंगा पेट्रोल है वो राज्य सरकार में अपनी मध्य प्रदेश में ही है। राज्य सरकार 33% सेल्स टैक्स ले रही है। तो ये केंद्र सरकार जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, युवाएं बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आर्थिक मंदी से जूझ रहा है देश, और क्या नाम है जो अपनी
महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ने का कारण ही यही है कि जो अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम महंगे करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो पूरा पेट्रोल डीजल वो पूरा जो मार्केट है उसमें महंगाई तो आएगी आएगी। सब्जियाँ महंगी होगी, सब्जियाँ महंगी क्या पूरी मतलब जो हर चीज़ महंगी होगी, पेट्रोल डीजल, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। भाजपा का पुतला दहन किया हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। भाजपा सरकार का पुतला दहन करके हमने उन्हें चेतावनी दी है, अगर आने वाले दिनों में आपने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की होगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एमएससी के सभी रिजल्ट घोषित नहीं करने पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। दरअसल 23 दिसंबर से शुरू पीएचडी की काउंसलिंग हो रही थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था। छात्रों का आरोप है कि जानबूझकर कुछ छात्रों के रिजल्ट घोषित किए गए हैं और उन्हें ही पीएचडी काउंसलिंग में शामिल भी करवाना चाहते हैं। आज माता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में सोमवार को दोपहर विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा किया। एमएससी फाइनल सेमेस्टर के इन विद्यार्थियों का आरोप है कि उनके अधिकांश परिणाम 25 नवंबर को घोषित कर दिए गए थे, लेकिन 50 विद्यार्थियों के परिणाम अब भी रुके हुए हैं। जिन छात्रों की पीडीसी कंप्लीट हो चुकी है वो 23 दिसंबर से शुरू हो रही पीएचडी की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन एमएससी फाइनल के कई विद्यार्थी अपने रिजल्ट रुके होने से इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। विद्यार्थियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जानबूझकर परिणाम रोके हैं ताकि वे चयनित विद्यार्थियों को काउंसलिंग में शामिल कराकर पीएचडी में सिलेक्ट करवा सकें। ज्ञात हो कि राजमाता कृषि विश्वविद्यालय से ग्वालियर के साथ ही 4 दूसरे एग्रीकल्चर कॉलेज भी संबद्ध हैं। इन सभी के एमएससी विद्यार्थियों में करीब 200 ऐसे छात्र हैं जिनके रिजल्ट मामूली त्रुटि पर ही रोक दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के अनुसार इस बार कोरोना संक्रमण के कारण एमएससी फाइनल की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई थी। विद्यार्थियों ने अपनी पीडीएफ फाइल विश्वविद्यालय को भेजी थी। विद्यार्थियों ने बताया कि जिनकी एमएससी पूरी हो चुकी है उनके लिए हाल ही में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पदों की रिक्तियां जारी हुई थी, लेकिन रिजल्ट जारी रोके होने के कारण प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए। कॉलेज प्रबंधन ने स्वीकार किया कि तकनीकी कारणों से कुछ रिजल्ट रुके हुए हैं, जिन्हें जल्दी निकाल दिया जाएगा। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हम लोगों की मांगे कुछ नहीं। हम लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था आज तक ये रिजल्ट घोषित नहीं कर पाए। रिजल्ट आधे लोगों का तो इन्होंने घोषित कर दिया है, उसमें भी पार्शियलिटी हुई है। पार्शियलिटी ये कि मतलब अभी हमारी 23 तारीख से पीएचडी की काउंसलिंग है, 25 तारीख को रिजल्ट घोषित कर दिया था। उस रिजल्ट में क्या किया कि वो लोग कुछ को तो पास कर दिया तो उनकी पीडीसी बन गई है और वो पीएचडी की काउंसलिंग में एलिजिबल है, जबकि हम लोग तो बाहर हो गए हैं। और दूसरी बात एसडीओ की पोस्ट आई थी एमएससी से, तो हम उसमें भी फॉर्म नहीं डाल पाए हैं क्योंकि एमएससी मांग रहे थे। और अभी ये चल रहा है कि इनका रिजल्ट देने का कोई प्लान भी नहीं है, इरादा भी नहीं है, कुछ बता भी नहीं रहे। बोले हम कमेटी गठित करते हैं। कुछ लड़कों को ऑनलाइन इन्होंने ये कर दिया है कि लड़कों ने मतलब वो जो जमा की थी कॉपी वो करप्ट हो गई है। तो तुम सूचना तो देते कि लड़कों की कॉपी करप्ट हो गई है। 15 सितंबर का एग्जाम हुआ है, 21 दिसंबर हो गया, आज तक कुछ नहीं हुआ है। इनका कहना है ये बच्चों ने कमियां छोड़ी हैं, उसमें अपने रोल नंबर नहीं लिखे हैं। माना 2-5 बच्चों ने, अगर मान लो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, पीडीएफ किसी ने सेंड की है, अगर बच्चों की आप पीडीएफ ओपन कर रहे हो तो आपने उस पर रिप्लाई क्यों नहीं किया कि आपका इसमें रोल नंबर नहीं है। आप पीडीएफ पे तो ऑप्शन रहता है ना मेल पे कि आप रिप्लाई करो, पर ये सब घुमा रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हो सकता है 1-2 लड़कों से ध्यान भूल गया हो, अगर वो रोल नंबर नहीं डाल पाए हो तो तुम उसके चक्कर में 50 बच्चों को रोकोगे क्या? एक को फेल कर देते या फिर उसको एब्सेंट घोषित कर। तुमने सबको करीब 50% बच्चों को एब्सेंट घोषित कर दिया, जिनकी टाइम पे जमा भी हुई है और खुल भी रही है, उनको भी तुमने एब्सेंट घोषित कर दिया। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ नेक्सस चल रहा है इनका पीएचडी काउंसलिंग के लिए कि ये जो अपने जो बैठा रखे हैं इन्हें वो कर दें। अब 31 दिसंबर के बाद अभी देखो 2-4 दिन में सबका रिजल्ट घोषित कर देंगे क्योंकि काउंसलिंग होने लगी है। ऐसा होगा इनका। हम इस संबंध में बात कर रहे हैं और कोई ना कोई सलूशन हम निकालते हैं। हम डीआई से बात कर रहे हैं वहाँ के, और बहुत जल्दी जो है ऐसे बच्चे जो कि अपनी थीसिस वगैरह जमा करना चाहते हैं और वो पीएचडी की एग्ज़ाम दिए हैं ऑनलाइन और उनकी उम्मीद है कि वो फर्स्ट काउंसलिंग में आ जाएंगे, तो ऐसे बच्चों को हम सूची मांग रहे हैं डीन से, सभी डीन से, और कोई ना कोई सलूशन हम डीआई JNKV जबलपुर से बात करके हम निकालते हैं। इस कितने बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है लगभग अभी जो 5 कैंपस है? कितने बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है इस
ज़्यादातर बच्चे, जैसा कि डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक बता रहे हैं कि ज़्यादातर अधिकतर बच्चों के रिजल्ट निकल चुके हैं। बच्चों को क्या आश्वासन दिया आपने, किस तरह का किस तरीके के अब जो प्रदर्शन कर रहे थे बच्चों ने, किस तरीके का? यही एडमिशन के संबंध में उनको आश्वासन हम बात कर रहे हैं। उनसे जो है बात करने के बाद सभी डीन्स को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ये चीज़ कि हमें वो कारण क्या रहे कि रिजल्ट लेट हुआ बच्चों का भविष्य? भाई कोरोना का सबसे बड़ा कारण है। कोरोना का ऑनलाइन लड़कों की तरफ से भी कमी आ रही, उसमें न तो रोल नंबर लिखा, न नाम लिखा, न सब्जेक्ट लिखा। किस आधार पे डिप्टी रजिस्ट्रार जो हैं वो कराएंगे एवेल्युएशन, और किस तरीके से रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाएगा, सबसे बड़ा कारण यही है। आपकी यूनिवर्सिटी में मुर्दाबाद के नारे लगे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये तो उनका जन का अधिकार है। हम लोग एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते इस संबंध में, लेकिन सुन सकते हैं। सुनने की क्षमता हम लोग बढ़ा रहे हैं अपनी। तो बच्चों भविष्य अंधकार में है, आप सुनने की क्षमता बढ़ा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। जौरासी घाटी पर रविवार की रात को 25 फीट गहरी खाई में गिरी कार में 4 दोस्तों की मौत हो गई। चारों मरने वाले युवकों में से एक युवक का सोमवार को जन्मदिन था। एक दिन पहले ही रविवार को जन्मदिन का जश्न मनाकर लौटते समय हादसा हो गया। हालांकि कार किस वजह से खाई में गिरी है, अभी इस बात से पर्दा नहीं उठा है। हालांकि स्वजनों का कहना है कि कार को किसी वाहन ने कट मारी है। चारों युवकों के शव डबरा पहुंचाए गए हैं और उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है। चारों ही युवक डबरा के कारोबारी घराने से ताल्लुक रखते हैं। एक सीमेंट कंपनी में मैनेजर पद पर पदस्थ डबरा के कार्तिक पुत्र देवकी नंदन पालीवाल का सोमवार को जन्मदिन था। रविवार को छुट्टी थी और सोमवार को उसका अवकाश नहीं मिल रहा था, इसलिए डबरा के उसके तीनों दोस्त 30 वर्षीय शिवम्बर शर्मा, 27 वर्षीय नवजोत पुत्र धर्मजीत सिंह, शिवम पुत्र अवधेश खागट के साथ ग्वालियर में पार्टी करने के लिए आए। ग्वालियर में जन्मदिन का जश्न मनाकर चारों दोस्त कार से वापस लौट रहे थे, लेकिन जौरासी घाटी पर उनकी कार 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिससे चारों की मौत हो गई। इस खबर सुनने के बाद पूरे डबरा शहर में गम का माहौल हो गया। दतिया में वन मंडल अधिकारी प्रियांशी राठौर के नेतृत्व में 100 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की गई हैं। वन मंडल अधिकारी प्रियांशी राठौर के निर्देशन में फॉरेस्ट रेंजर दतिया गोराघाट नीरज परिहार, फॉरेस्ट रेंजर शैलेंद्र सिंह गुर्जर, राजस्व विभाग तहसीलदार सुनील गुप्ता, सिनावल थाना प्रभारी भूमिका दुबे की संयुक्त कार्रवाई में 100 ट्रॉली अवैध रेत वन विभाग ने जब्त किया है। डंप हुई रेत 300 घन मीटर जब्त कर मौके पर जेसीबी मशीन द्वारा मिट्टी मिलाकर अनुपयोगी किया गया। अनुपयोगी की गई रेत की कीमत 3,30,000 रुपये बताई जा रही है। इस विषय में वन मंडल अधिकारी प्रियांशी राठौर से बात की तो मीडिया को चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि लगभग सुबह हम लोग बहुत समय से प्लान कर रहे थे, गश्ती लगातार चल रही थी हिनौतिया की। वहाँ जो मोहब्बर घाट है उससे अक्सर खबरें आती थी कि वहाँ जंगल से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है, तो उसी में 8 से 10 दिन लगातार कार्रवाई चल रही है और उसी कार्रवाई का आज एक पार्ट था जिसमें जो रेत रखी हुई है जहां अवैध भंडारण किया गया है रेत का, उसको जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में मुख्य रूप से फॉरेस्ट के मदद करने के लिए रेवेन्यू से तहसीलदार साहब, पुलिस से थाना प्रभारी भी वहां मौजूद थी। लगभग ग्राम हिनौती से 100 ट्रॉली रेत जब्त की गई है, जो लगभग 300 घन मीटर रेत थी। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।